हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे एज वेल एज। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और दो बेसिक क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में आज हमारी जो तीसरी क्लास है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मटेरियल के लिए। क्लियर? गुड मॉर्निंग आना शुरू हो गया है स्टूडेंट्स का, जो वेट कर रहे थे काफी देर से। मैं थोड़ा लेट आया, 5-7 मिनट मुझे लेट हो गई, बट हाँ ठीक है। ऑल अप्रोक्सीमेटली ऑन टाइम ऐसा कह सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं आजकल। यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वंश, संस्कृति, ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग एंड एवरीबडी एल्स हु इज वाचिंग बट नॉट कमेंटिंग और चैटिंग, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। लेकिन कितना क्या, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीजों के ऊपर में और आगे चिंता होती रहेगी और आगे बातें होती रहेंगी। बट यस, मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड एंड फाउंडेशन टॉपिक, जो कि आप अगर रेडी कर लेते हो तो आपको आगे के रास्ते समझ में आते हैं कि ओके, कॉस्टिंग में कैसे आगे बढ़ना है हमें। सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, सो इट विल टेक अ वाइल। 6-7 क्लास 8 क्लास लग सकती है इस चैप्टर को ही फिनिश करने में। तो यस, यहाँ से एक नया हमारा जर्नी शुरू होता है विद अ न्यू चैप्टर। तो शुरुआत करते हैं अपने इस नए चैप्टर के साथ में। गोज विदाउट सेइंग, जो लोग भी वीडियो में बने हुए हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, इस स्ट्रीम को। एट द सेम टाइम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके ओके, यहाँ पे आ रहा है सर एफएम का फास्ट ट्रैक कब आएगा? मैं सब शुरू करूंगा अभी। जैसे मैंने ऑलरेडी पिछले भी फास्ट ट्रैक क्लास में बताया कि रूटीन अभी बहुत ज्यादा टफ है, मतलब राइट नाउ वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम कि अभी बहुत ज्यादा टफ है। तो जो भी आएगा सब धीरे धीरे आ रहा होगा। फास्ट ट्रैक अभी आप देख रहे हो, फास्ट ट्रैक कभी आ रहा है, कभी मिस हो रहा है, कभी आ रहा है, कभी मिस हो रहा है। उसके रीजंस है कि आएगा, पूरा कंप्लीट होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन थोड़ा सा हम लोग भी अपने एक बार रूटीन को देख रहे हैं। वी हैव लॉन्च सो मेनी न्यू बैचेस, तो हर बैच को एक बार शुरुआत में एक पंप अप की जरूरत होती है, वो पंप अप हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में फास्ट ट्रैक वगैरह सारी चीजें आएंगी। यस, ये ऑब्वियसली ये साथ आप सबके लिए भी है। जो लोग अभी क्लासेस भी कर रहे हैं, उन क्लासेस के साथ में आप लोग को एक चीज और एडिशनल मैं बता दूं कि डेफिनेटली क्लासेस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, और दोज हु हैव एनरोल्ड फॉर द क्लासेस उनके लिए तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग इन द क्लास। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द स्टडी नेवर गेट्स, और आई वुड से द स्टेटस ऑफ स्टडी नेवर इज कंप्लीट। करेक्ट? एंड इसी वजह से देर इज सो मच दैट वी डू एडिशनली एंड बियॉन्ड अवर क्लासेस। क्लासेस में हम लोग जो भी 150-160 घंटे पढ़ने के बाद में, उसके बाद में फास्ट ट्रैक एक अलग से और हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि फ्री है एंड इट इज ऑन यूट्यूब। तो आप जाकर के YouTube में प्लेलिस्ट फास्ट ट्रैक कोर्स की भी देख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज आते रहते हैं एंड फिर मैराथन्स, रिविजन्स, बहुत कुछ आते रहते हैं। सो अगर देखा जाए तो कभी खत्म नहीं होने वाला। और ये वो YouTube चैनल होगा जहाँ पे कॉस्ट और एफएम से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चीज ढूंढोगे, शायद आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हम सब चीजें आपको YouTube पे एक प्लेटर बना करके सजा करके देंगे। ऑब्वियसली टू क्रिएट सच ह्यूज लोड ऑफ कंटेंट इट टेक्स अ वाइल, एंड इसीलिए हम लोग ने एक टारगेट बनाया 1-1.5 साल का, जिस 1-1.5 साल के अंदर अपने इस यूट्यूब चैनल पे हम कॉस्ट और एफएम से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी समस्याएं होंगी, उन सारी समस्याओं को डील करके यहाँ पे कंटेंट बनाएंगे आपके लिए। ये कंटेंट फ्री होगा, इसके अलावा जो एनरोल्ड क्लासेस होती है वो तो होती ही है। क्लियर? तो वो सब चीजें हो रही होंगी। सो थैंक यू सो मच वंश, मैं पूरी ट्राई में हूँ एंड आप लोगों को जल्दी बताता जाएगा। सर कल अनाउंस हो गया कि ओल्ड सिलेबस ही है, यस, इज इट गुड और बैड? ऋषिकेश, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू सिलेबस आता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता फॉर नवंबर 23 अटेम्प्ट। अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, आता तो बेटर होता डेफिनेटली फॉर सी इंटरमीडिएट, क्योंकि न्यू सिलेबस में सब्जेक्ट्स कम है पढ़ने को, सीधी सी बात, ठीक है ना, द बॉयज है ना। हाँ जी, तो सीधा बात यही, वही कम पढ़ना पड़ता इन न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बट ठीक है, अब जो है वैसा ही चलेगा। बट इतना तो तय है ना, एक चीज तो बहुत अच्छी हो रही है आप लोगों के साथ कि व्हेन यू विल बी क्लियरिंग योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आपकी आर्टिकलशिप कम हो रही है। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है न्यू सिलेबस का, वो आपको मिल रहा है। एंड आर्टिकलशिप कम हो जाएगी। 2 साल की आर्टिकलशिप की जो न्यूज है ना, वो मुझे लगता है इट वॉज मच 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 नीडेड। हम लोग ने यार 3-3 साल किया है, आप लोग 2 साल में निकल रहे हो। मुझे बड़ा जो बोलता है ना, एक जेलेसी वाला फीलिंग आ रहा है कि यार जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके लिए काफी अच्छा कर रहा है इंस्टीट्यूट। सो यस, मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है न्यू सिलेबस। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जल्दी आ जाता तो अच्छा होता, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलो अब अपने फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड।
शुरुआत करते हैं। एंड नया चैप्टर पढ़ना है तो यस, नया हिसाब किताब, नया कॉपी पेन, सब कुछ। जो भी कॉपी तो नहीं होगी, पर आप पन्ने वन्ने नए निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग डालिए मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो देयर, वेलकम बैक। दिस इज अ न्यू चैप्टर टुडे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इस बहुत ही सिंपल से चैप्टर को हम बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है, बट ये बात मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं हर चैप्टर में ये लाइन बोलूंगा शुरुआत में, दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। पर यार आप मेरी बात पे भरोसा मत ही करो तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं इजी बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं आपको इजी लगे। करेक्ट। दूसरा, इंपॉर्टेंट तो सारे ही चैप्टर्स है, तो फिर उसमें बोलने की क्या बात है। इसलिए इस तरह का कोई भी इंट्रोडक्शन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। चैप्टर लेंदी है, इट विल टेक अ फ्यू क्लासेस टू कंप्लीट, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से आपको बड़ा इजी लगेगा। इसके अलावा इसकी एग्जाम प्रेजेंस इतनी ज्यादा है कि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी से ध्यान दें तो ये डेफिनेटली हमारा एक चेक बॉक्स तो क्लिक कर देगा कि भाई मटेरियल का सवाल आएगा और हमसे बनेगा भी। इजी चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उतने ही जोश के साथ इस क्लासेस को अप्रोच करेंगे जितने जोश के साथ आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस करी हैं। करेक्ट। सो ये हमारी आज शुरू होने जा रही है मटेरियल कॉस्टिंग की पहली क्लास। नो बकवास, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भैया? चैप्टर का नाम तो दिख रहा है, मटेरियल कॉस्ट। तो यहां होने क्या वाला है, ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पढ़ क्यों रहे हैं। तो वही पढ़ रहे हैं इस वजह से क्योंकि अगर हम एक बिजनेस को इवैल्यूएट करें, उस बिजनेस के प्रोडक्ट को बनाने में कई खर्चे लगते हैं। उनमें सबसे जो बुनियादी खर्चा है, बुनियादी मतलब फंडामेंटल खर्चा है, वो है मटेरियल का। तो मटेरियल का जो खर्चा होता है वो आपके लिए होता है एक ऐसा खर्चा जिस खर्चे में आपको बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना है कि वो मटेरियल के खर्चे में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। मैंने लास्ट बेसिक क्लास में भी इसके ऊपर बात करी थी कि जीएसटी कब आता है, कंटेनर का कॉस्ट कब आता है, और वो सारी चीजों के ऊपर बात करी थी। देखा जाए तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है भी। अगर आप अपनी मैट को टटोलोगे तो उसमें आपको कैटेगरी नंबर 1 दिख रहा है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। यानी मटेरियल आपके द्वार पे पहुंचा तब तक उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हमें पढ़ना है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली है। ये चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव जरूर हो सकता है, पर आज की क्लास का हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो है कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 2, जो कि है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये होता क्या है, क्या इसमें समस्याएं हैं, क्या बिजनेस प्रॉब्लम है जिसको हम ट्राई करेंगे इस कैटेगरी से सॉल्व करने की, उसी के ऊपर आज की क्लास की चर्चा है। तो देख लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या। तो देखो, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, पहला ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया ना कि मटेरियल मेरे घर पे आया तो उसका कौन सा खर्चा लेना है और कौन सा खर्चा नहीं लेना, ये हमें पता होना चाहिए। मटेरियल एग्जैक्टली पड़ा कितने का, ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बुक्स भेज रहे हैं, करेक्ट। बुक्स आपने देखी होगी एकदम बढ़िया से पैक करके आती है आपके पास में। तो आपको जब वो पैकिंग वैकिंग करके हम लोग दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारा पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो वी ऑल्सो नीड टू अकाउंट फॉर दैट एक्सपेंडिचर एज वेल कि यार ये बच्चे लोग तक जा रहा है। हालांकि ये हमारा मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा, पर आपके मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा अगर ये उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारे लिए तो कैरेज आउटवर्ड में आएगा ना। तो कैरेज आउटवर्ड मतलब ये हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। तो हमारे लिए तो ये पैकिंग का खर्चा अलग से जो है वो जाएगा सेकेंडरी, या फिर मैं बोलता हूँ सेकेंडरी पैकेजिंग वैसे इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग डालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। पर फिर भी छोटे छोटे अगर आप मटेरियल देखेंगे तो आपके बिजनेस में कितना कुछ यूज हो रहा है। मैंने इस पे एग्जांपल दिया, हमारे बिजनेस के लिए अगर हम मैट्स मंगवा रहे हैं तो मैट मंगवाने के टाइम पे कैरेज लगेगा, तो वो सब तो खर्चे जोड़ने ही हैं। इन सारी चीजों को हमको अकाउंटिंग में लेना है और इसलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, एकदम सीधी बात। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर में वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और वो क्या है वो अब समझना शुरू कर रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि अपने मटेरियल मंगा तो रहे हैं, मंगाएं कितना। इसमें एकदम सीधी सी बात क्या है, देखो मटेरियल आपको साल भर कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो रहती है मटेरियल की। सपोज करो हम टी शर्ट्स बना रहे हैं, टी शर्ट्स बनाएंगे तो टी शर्ट में लगेगा कपड़ा, करेक्ट, क्लॉथ मटेरियल। तो क्लॉथ एक रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग टी शर्ट्स। जाहिर सी बात है साल भर में हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम कितनी टी शर्ट्स बनाएंगे। उसके हिसाब से हमें यह भी पता चल जाएगा कि हम कितना रॉ मटेरियल यानी कितना मीटर कपड़ा यूज करेंगे इन टी में। दो बातें हमारे दिमाग में आती है कि एक बार में बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया जाए, तो दूसरी बात यह आती है कि नहीं, जितना जरूरत है ना उतना ही खरीदा जाए, वापस मंगा लेंगे।
अब दोनों बातों में, दोनों तर्कों में हमको कहीं मिडिल पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप बहुत सारा कपड़ा एक बार में मंगवा लेते हैं, यानी कि आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ह्यूज है, तो भाई उसके साथ में आते हैं बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंडिचर, जो बोलते हैं ना फूल के साथ गमले भी आते हैं। तो यहां पे भाई आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल एक बार में मंगा लेते हो, तो आपको वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी उस पूरे रॉ मटेरियल की। नाउ वेयर हाउसिंग इज एक्सपेंसिव। आप जब अपना रॉ मटेरियल स्टोर करोगे, तो स्टोर करने के टाइम पे आपको बहुत सारे खर्चे बियर करने पड़ेंगे, जिसमें स्टोरेज आता है, इंश्योरेंस आता है, आपका इंटरेस्ट लॉस भी होता है यहाँ पे, और डर भी रहता है कि रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल अगर आप एक बार में ऑर्डर कर देते हो, तो यूज तो एक बार में उतना होगा नहीं। तो ऐसे में देयर इज अ गुड चांस कि आपका रॉ मटेरियल हो सकता है आपको कुछ खर्चा दे। इस पे कई एग्जांपल्स बैठ सकते हैं, घर के अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो वो भी बैठ जाएंगे। आप सब्जी बाजार गए, भाजी बाजार गए, ठीक है, और वहां पे जाकर के आपने ढेर सारी सब्जियां खरीद ली एक ही बार में। आप बोले यार चला के आए हैं सब्जी बाजार, तो एक बार में ले लेते हैं। अरे भाई साहब, आप जब सब्जी बाजार से लेकर के आ रहे हो बहुत सारी सब्जियां, तो आप ये चीज की अकाउंटिंग करो कि एक बार में बनेगी तो लिमिटेड सब्जी, तो बाकी सब्जी का क्या करना पड़ेगा भैया, फ्रिज विज में रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखना पड़ेगा, तो घर में तो एक छोटा सा फ्रिज है वो पूरा फुल है, तो और क्या करें, तो फ्रिज कहीं रेंट पे लेना पड़ेगा, शायद उसमें डालना पड़ेगा, और फ्रिज भर जाएगा, सब्जी खराब होने का डर है, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इतने सारे लफड़े में आपको एक बात समझ में आ गई कि ओके, बहुत ज्यादा एक बार में ऑर्डर करना इज नॉट गुड। तो फिर दूसरे रास्ते में चलते हैं। दूसरे रास्ते में होता है कि नहीं, एक बार में ना कम कम ऑर्डर करते हैं। कम कम ऑर्डर करने में प्रॉब्लम यह है कि आप जब कम कम ऑर्डर करते हो, तो आपके ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, देन इन दैट केस आपके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। अब इसका एग्जांपल देता हूं। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो, दोस्तों को बोला यार कुछ खाओगे क्या, उन्होंने बोला हाँ यार एक काम कर, एक बर्गर मंगा ले। आपने एक बर्गर मंगा लिया, बर्गर खाया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद बोलता है एक काम कर, एक पिज्जा मंगा ले। फिर आपने एक पिज्जा मंगाया, फिर बोलता है यार कोल्ड ड्रिंक मंगा ले, कोल्ड ड्रिंक मंगाया। अरे भाई एक बार में बोल देते ना, हम बर्गर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक तो एक ही ऑर्डर में मंगा सकते थे। हम 3 बार जब अलग अलग ऑर्डर कर रहे हैं, तो तीनों बार तो डिलीवरी चार्ज लग रहा है हमारा। ऐसे ही घर में भी नोटिस कीजिए, जब आपको राशन कुछ मंगवाना होता है ना, तो याद है घर में ना एक लिस्ट बनती है, क्या मंगवाना लिखते जाओ। जब वो लिस्ट एक हैंडसम अमाउंट हो जाता है, तो उसके बाद ऑर्डर किया जाता है। तो घर में भी ये तौर तरीके हम लोग आमतौर पे फॉलो करते हैं, ना बहुत ज्यादा एक बार में ऑर्डर करते हैं और ना बहुत कम, क्योंकि दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। बहुत ज्यादा ऑर्डर करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑर्डर करने से आपको वेयर हाउसिंग करनी पड़ती है, और बहुत कम ऑर्डर करने से दुनिया भर का ऑर्डरिंग चार्जेस लगते जाता है। तो आपको अब एक ऐसे मिडिल ग्राउंड पे पहुंचना पड़ेगा, जहां पे जाकर के ना आपका वेयर हाउसिंग का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा है, और ना ही आपका ऑर्डरिंग का बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है। दोनों लग रहे हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला करके देखा जाए, तो आप कम से कम खर्चे में ऑपरेट कर रहे हैं, तभी तो इसको इकोनॉमिक बोलते हैं ना। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या पूरे वर्ड को समझो, ये तीनों वर्ड्स को समझो, इनका मतलब क्या है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमी अट्रैक्ट करे, आपके लिए सबसे सस्ता पड़े। फिर से एक बार वापस दोहराना चाहता हूं कि अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर देते हैं, तो इतने सारे रॉ मटेरियल को कैरी कैसे करोगे, उसको आप कैसे स्टोर करोगे, यार इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, ऊपर के बहुत खर्चे हैं भैया। और वहीं पे अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बहुत कम है, तो ऐसे में आप मंगाओगे रॉ मटेरियल, खत्म हो जाएगा, रॉ मटेरियल मंगाओगे, खत्म हो जाएगा, हर बार आपका डिलीवरी चार्ज लगता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे ऊपर बहुत लागू होता है। हम जैसे बुक्स मंगवा रहे हैं, करेक्ट, हम अगर बुक्स मंगवा रहे हैं आप सभी के लिए, एक बार में पब्लिशर को बहुत बड़ा ऑर्डर दे दे, तो प्रॉब्लम ये है कि सब जगह किताबें ही किताबें हो जाएंगी, पूरे वेयर हाउस में, पूरे एक अलग से हमें गोडाउन लेना पड़ेगा जिसमें हमको किताबें रखनी पड़ेंगी। दैट मे नॉट बी अ फेयर आइडिया, रेंट वेंट कौन देगा इतना। वहीं पे अगर हम अपनी बुक्स कम कम करके मंगाएं, तो जैसे ही मंगाएंगे स्टॉक आउट हो जाएगा, जैसे ही मंगाएंगे स्टॉक आउट हो जाएगा, और वैसे सिचुएशन में बार बार हम पे डिलीवरी चार्ज लगता जाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी कि यार अपने को समझ में आ गया भैया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम एक बार में ऑर्डर करना है, कहीं बीच में पहुंचना है, और वो बीच पे जैसे ही हम पहुंच जाएंगे तो हमको मिल जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो क्या ये बात समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आई सबको? करेक्ट।
आइए इसी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं। कॉपी में आ जाइए एंड प्लीज राइट डाउन मटेरियल कॉस्टिंग। कॉपी में हेडिंग दे दीजिए मटेरियल कॉस्टिंग, और इसमें कैटेगरी नंबर 1, हम जो कैटेगरी नंबर 1 पढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लिखिए EOQ इज द ऑर्डर क्वांटिटी EOQ is the order quantity that minimizes the total cost associated with ordering and carrying इन्वेंट्री। हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, ठीक है, यानी ट्रांसलेट कर देता हूं। हिंदी में अनुवाद करूं तो EOQ वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पे आपका जो टोटल खर्चा है, जिस टोटल खर्चे में दो चीजें आती है, एक है ऑर्डर करने से संबंधित यानी रिलेटेड टू ऑर्डर या ऑर्डरिंग, एंड दूसरा है कैरी करने का। कैरी करने का मतलब उसको संभाल के रखने का जो खर्चा लग रहा है। उन दोनों को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद बोथ दीज एक्टिविटीज। अब ये होगा कैसे? ये होगा कैसे भाई? ये होगा कैसे? ये होगा, एकदम होगा। मैं पहले तो आपको समझाता हूं कि टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो लिखिए हियर टोटल कॉस्ट, जिसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, उसमें आता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। एक है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक है टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये दोनों चीजें हैं क्या, समझाता हूं। देखो भाई, एकदम सिंपल हिसाब रखता हूं, नंबर्स के साथ डील कर रहा हूं, इजी होगा आपके लिए। आपको अपने घर पे मान लेते हैं पूरे महीने में, महीना तो नहीं साल ही बोल देता हूं, मान लेते हैं एक साल में आपके घर पे 100 केजी आटा लगता है। अब देखो, कोई इस बात पे जाना मत कि 100 केजी कम है सर या ज्यादा है, ठीक है। एक बार एक एस्टीमेट के तौर पे हम ले रहे हैं कि आपके साल भर में आपके 100 केजी आटा लगता है घर पे। आप क्या चाहते हो? आज ऑर्डर लिखाने वाले हैं राशन वाले को, पूरा 100 केजी एक बार में मंगा लेते हैं ना भाई, है ना। एक ही बार में आ जाएगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो तो देखो एक बार भेजने का जो भी कैरिंग चार्ज लेगा, ऑर्डरिंग चार्ज लेगा, वो तो वो लेगा ही। तो आज जब चला करके राशन वाला डिलीवर कर ही रहा है तो मंगा लेते हैं ना 100 केजी आटा एक बार में। इज इट वर्थ वाइल? आपको आटा चाहिए घर में रोटियां पकाने को, और वो आटा आप 100 केजी एक बार में मंगा लोगे, आपके साल भर की रिक्वायरमेंट है ये। दिस इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट। अब डिसाइड करके बताओ मुझे, मंगाना सही रहेगा? भैया एकदम भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, आपको 100 केजी आटा नहीं मंगाना है, तो एक काम करो ना, आज कितना आटा लगेगा? तो घर में बात हुई भाई आज तो 300 ग्राम आटा लगेगा, तो फिर 300 ग्राम मंगा लेते हैं। क्या बोलते हो? 300 ग्राम मंगा लेते हैं। क्या 100 केजी में क्या रखा है? 300 या 400 जो भी ग्राम आपको मंगाना है, कम कम मंगा लेते हैं। नहीं भैया, इससे भी लफड़े हैं, इससे हर दिन ऑर्डर करना पड़ जाएगा। तो यार कुछ मिडिल ग्राउंड बनाओ भैया, ऐसे नहीं होगा, एक मिडिल ग्राउंड बना दो। तो मैंने बना दिया मिडिल ग्राउंड। करेक्ट। ऋषिकेश बहुत सही बोल रहे हैं कि भाई ये 100 केजी रखेंगे किधर? 100 केजी आटा समझ रहे हो कितना है भैया, कहाँ रखेंगे? तो ये एकदम सही बात है। देखो मैं कहता हूं, ना ही ये ग्राम वाम के चक्कर में जाते हैं, ना ये 100 केजी के चक्कर में जाते हैं। 10 केजी का पैकेट आता है,
या 5 kg का पैकेट आता है, आप डिसाइड कर लो आपको 10 kg चाहिए कि 5 kg। अभी हम डिसाइड पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, तो मैं 10 kg मान के चल रहा हूं, ठीक है। हम 10 kg का जो पैकेट आता है वो एक बार में ऑर्डर करेंगे। तो जब हम 10 kg का यहां पे पैकेट ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे पता है? हमारे साल भर में हो जाएंगे 10 ऑर्डर्स। कैसे? साल भर की हमारी लागत रहेगी 100 kg और एक बार में हम मंगा रहे हैं 10 kg, सो 100 kg डिवाइडेड बाय 10 kg विल गिव अस 10 ऑर्डर्स, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर विल बी 10। क्लियर? और अगर मैं मान लूं एक ऑर्डर का 50 रुपया करके लेता है हमारा राशन वाला, तो 500 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा हमारा पूरा साल भर में। हमारा पूरा साल भर में कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा? 500। फिर से समझो यहां क्या क्या हुआ। हमारी साल भर की रिक्वायरमेंट है 100 kg ऑफ आटा, हमने एक बार में मंगाया 10 kg ऑफ आटा, तो एक बार में 10 kg मंगाया, तो हमको साल भर में ऐसे 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। हर ऑर्डर का अगर 50 रुपए करके आपको लग रहा है तो 500 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको साल भर में बियर करना पड़ेगा। सो योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 500 फॉर द एंटायर ईयर। क्लियर? अब देखो यहां पे रिक्वायरमेंट मंथली ये सब ऐसे ऐसे कर करके बच्चे जवाब दे रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई तो रास्ता होगा। तो मैं आपको बता दूं हम लोग ना यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेट रास्ता नहीं निकालेंगे। अभी जैसे ये जो सुझाव आए ना, भैया महीने भर का एक बार में मंगा लो, भैया 10 दिन का मंगा लो, भैया 15 दिन का मंगा लो, मैं कहता हूं इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमको कितना मंगाना है। यस, दैट कैन बी फाउंड आउट। अब वो क्या होगा, आई विल लेट यू नो दैट। मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी हमें सिस्टम नहीं मालूम, तो अंदाजे से काम कर रहे हैं। अंदाजा लगाया 10 kg करके मंगा लेते हैं, तो 10 बार मंगाना पड़ा 50 रुपए करके, 500 रुपए का टोटल खर्चा आ गया। फिर हमको किसी ने सुझाव दिया कि ये 10 क्यों मंगाते हो, 5 ही मंगाओ एक बार में। हम बोले ठीक है वो मंगा लेंगे। तो हमने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को कम कर दिया। देखो पहले ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी? 10 kg पर ऑर्डर। अब हमने अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को कितना कर दिया? 5 kg पर ऑर्डर। जब हम ये करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ना अब 10 के जगह हो जाएंगे 20, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो अभी भी 100 kg ही है। 100 kg की रिक्वायरमेंट में आप हर बार ऑर्डर कर रहे हो 5 kg ही, तो आपको साल भर में कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ जाएंगे? यू विल हैव टू प्लेस 20 ऑर्डर्स इन अ ईयर, और उस हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से आपका 1000 रुपए का खर्चा लग जाएगा। तो यहां पे आपका जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो देख रहे हो आप, जैसे जैसे आपका ऑर्डर क्वांटिटी कम हो रहा है आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपका ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपका टोटल ऑर्डर क्वांटिटी कम होते जाएगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा एक बार में मंगाओगे आपका खर्चा कम होते जाएगा। आप नोटिस करके देख लो। और एक बार मैं 20 kg के हिसाब से कैलकुलेशन करवा देता हूं। अगर हम एक बार में 20 kg मंगाते हैं तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर सिर्फ 5 ही रह जाएंगे, और उस केस में हमारा खर्चा सिर्फ 250 लगेगा। यानी भैया एक बात तो समझ में आ गई, अगर हम अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होते जाएगा, और अगर हम अपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को घटाएंगे तो हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा। क्या क्या मैं इस रिलेशनशिप को एक इनवर्स रिलेशनशिप के नाम से एक्नॉलेज कर सकता हूं? और अगर आप कर सकते हैं तो आप भी मुझे चैट में जरा बताएं कि क्या आप इसे एक इनवर्स रिलेशनशिप के तौर पे समझ पा रहे हैं? भाई एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, ये कौन सा रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? ये क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? सोचिए, समझिए, आराम से जवाब दीजिए। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? ओके, बच्चे बोल रहे हैं यस सर ये है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि ये यार डिमांड कर्व जैसा है। कैसे? अरे इकोनॉमिक्स कहां से आ गया? अरे नहीं, ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूं। डिमांड में भी तो ऐसा ही होता था, प्राइस बढ़ता था डिमांड घटता था, प्राइस घटता था डिमांड बढ़ता था। याद आ रहा है? तो जैसा डिमांड कर्व बनता था, क्या इसका भी डायग्राम बना सकता हूं? ऐसा निश्चित तौर पे बना सकता हूं। तो इसका डायग्राम बनेगा कैसा? ये है अपना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट,
ठीक है, या फिर यहां पे सिर्फ रुपीस भी लिखेंगे तो चल जाएगा, और ये अपना ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, रुपीज एंड ऑर्डर क्वांटिटी का ये डायग्राम हो गया। तो अपना जो लाइन बनेगा ना, अपना जो कर्व बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। इसका मतलब जैसे जैसे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका खर्चा कम हो रहा है। नोटिस कर रहे हो क्या? सो ऑर्डर क्वांटिटी 1 से ऑर्डर क्वांटिटी 2 पे पहुंचे तो ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा, तो वहीं पे आपका जो टीओसी 1 था और टीओसी 2 था, आप देख रहे हो आपका टीओसी घटा। सो ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ता है, टीओसी घटता है। इस रिलेशनशिप को हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और ये जो कर्व है इसको हम बोलेंगे टीओसी। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे? टीओसी। क्लियर? यहां तक एकदम क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम्स वगैरह मैं वापस बनवा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, कोई कॉपी में सोच रहा है सर बनवाओगे नहीं बनवाओगे, मैं वापस सारे बनवा दूंगा। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ इधर तक लिखा होगा। ठीक है, वह टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। जो भी लिखाना है मैं सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। अब आते हैं वापस इस चीज को समझते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट है 100 kg पर एनम। ठीक है, एक नियम बन गया है, ऐसा समझिए कि हमारा ना एकदम छोटा सा मकान है। ठीक है, और छोटे से मकान में कुछ भी स्टोर करने की हमारे पास जगह नहीं है। एक नियम बना लेते हैं कि जितना भी केजी हम स्टोरेज करेंगे साल भर के लिए हमारे पड़ोस में, उसका 1 रुपया करके लगेगा पर केजी पर एनम। ठीक है, अब मुझे मालूम है ये बहुत ही वेग सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अब पड़ोस में कौन रेंट लेता है, लेकिन एक बार मान लेते हैं ना बाबा, एक बार मान लेते हैं कि हमारे घर में जगह नहीं है, हमको पड़ोस में ही रखना पड़ेगा सारे एक्स्ट्रा आइटम्स को, और हर केजी का वो तोल करके 1 रुपया करके लेगा पूरे साल भर का। तो अब हमको ये इवेल्युएट करना है कि हमारे खर्चे किस तरह लग रहे होंगे। समझना मेरी बात को। अगर हम एक बार में पूरा 100 केजी मंगा लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा 100 केजी एक बार में मंगाने की वजह से वो अगला बोलेगा कि मेरे को ना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट दो। क्या दो? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट विल बी ह्यूज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक बार में ज्यादा आटा मंगा लिए, अब आटा तो थोड़ा थोड़ा करके यूज होगा, तो आप अपने पास रखोगे, कम पड़ोस में रहेगा, ज्यादा पड़ोस में ज्यादा रहेगा, तो आपका जो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? रखने का खर्चा, वो बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आप एक बार में 5 केजी ही मंगा रहे हो तो क्या होगा? तो आपके पास रहेगा ज्यादातर आटा और थोड़ा सा आटा शायद आप अपने पड़ोस में रखोगे, तो ऐसे में आपका जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? कम। अब यहां पे इस रिलेशनशिप को गौर करना, यहां पे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही कम हुई तो आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट दरअसल कम हुआ, ना कि बढ़ा। आपका ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही कम हुआ तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन टोटल कैरिंग कॉस्ट घट ही रहा है। वैसे ही अगर आप अपनी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, एक बार में ज्यादा मंगा लेते हैं, तो स्टोर ज्यादा करना पड़ेगा, और स्टोर ज्यादा करने की वजह से आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। यानी इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? इस रिश्ते को हम नाम देंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो देयर इज clearly a positive relationship between order quantity and carrying quantity। ये एकदम सेम वैसा ही है कि एक बार में हमने बहुत ज्यादा सब्जी ले आया है, और ज्यादा सब्जी लाएंगे तो ज्यादा रेफ्रिजरेशन का खर्चा लगेगा, तो ज्यादा रेफ्रिजरेशन के खर्चे को हमको कंसिडर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। So here this is not an inverse relationship, rather this is positive relationship। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? आप खुद जरा इमेजिन करो, मान लो साल भर में आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए, साल भर में बहुत सारे जूते चाहिए, साल भर में बहुत कुछ और सारे आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एक दिन गए मॉल में, और मॉल में जाकर के जो आपको साल भर के लिए चाहिए, कपड़े जूते जो कुछ भी, सब एक बार में खरीद के ले आए।
पता है क्यों लेके आए? क्योंकि गाड़ी गई थी तो आपने सोचा यार आज गाड़ी गई है, साथ में हमारा तो खर्चा आज का लग ही गया गाड़ी का, तो आज एक गाड़ी भर करके लेके चलते हैं। अरे भाई गाड़ी भर करके सामान तो ले गए आप, चलो एक बार गाड़ी भाड़े में आपका काम तो हो गया, लेकिन इतने सारे सामान को रखोगे कहाँ? हो सकता है आपको छोटा सा एक स्टोर रूम लेना पड़ जाए भाड़े पे। भाड़े पे स्टोर रूम लेने का मतलब है खर्चा चालू, करेक्ट? तो ये है कैरिंग कॉस्ट, और ये डिपेंड करता है डायरेक्टली आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट पे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी पे। अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ेगा तो टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल क्वांटिटी अगर घटेगी तो फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट घटेगा। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये बात भी बच्चे लोग को समझ में आ गई। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा भैया? इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। अब इसमें मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं? यहां पे रुपीस प्लॉट कर रहा हूं और यहां पे प्लॉट कर रहा हूं टोटल कैरिंग कॉस्ट। लास्ट टाइम अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग क्वांटिटी है, और तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यहां है रुपीस। और अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसके डायग्राम में क्या बनेगा भाई? इसके डायग्राम में बनेगा एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन की जो शुरुआत है वो शुरुआत हो रही है 0 से। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ ऑर्डर लिखवाओगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है आपका कोई भी यहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट लगेगा भी नहीं। अगर आप ऑर्डर लिखवाते ही नहीं हो तो फिर आप स्टोर क्या करोगे? स्टोर ही नहीं करोगे तो आपका कैरिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे आप नोटिस करो, जैसे जैसे आप अपनी ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है। नोटिस कर रहे हो? क्लियर? तो यहां पे आपकी ऑर्डर क्वांटिटी 1 थी, ये है ऑर्डर क्वांटिटी 2, ये है टोटल कैरिंग कॉस्ट 1, ये है टोटल कैरिंग कॉस्ट 2। सो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ा, ऑर्डर क्वांटिटी भी बढ़ा। क्लियरली अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। वैसे इन कर्व्स को देख के ही हम बता सकते हैं एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो होता है वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप का निशानी, और एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है क्या? पॉजिटिव रिलेशनशिप का निशानी। क्लियर? अब हम इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचे? तो इक्विलिब्रियम तक पहुंचना आसान है। अभी तक हमने दो अलग अलग कर्व्स बनाए ना, अब दो अलग अलग कर्व्स नहीं बना करके एक सिंगल कर्व बना लेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अवर टोटल कैरिंग कॉस्ट। जहां पे ये दोनों का मिलन होगा वो हमारे लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और उसी इक्विलिब्रियम पे जो भी हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसी को हम नाम दे देंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी जिस तरह डिमांड और सप्लाई का आपस में इंटरसेक्शन होता है और हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, वैसे ही यहां पे हमको चाहिए टीसीसी और टीओसी का संगम, और ये दोनों का संगम हो रहा है कहीं ना कहीं जाकर के, उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम, एंड उसी ऑर्डर क्वांटिटी को हम कहेंगे ईओक्यू। लॉजिक समझ में आ गया आपको कि ये ईओक्यू दरअसल है क्या? इंटरसेक्शन जहां होगा वहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, वहां पे हमें यह भी पता चल गया कि हमारा यहां पे टोटल कॉस्ट कितने में काम हो जाएगा, और हमें यह भी पता चल गया कि हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होने वाला है। यानी एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जिस पे हमारे दोनों खर्चे हो जाएंगे इंटरसेक्ट और हमारा टोटल कॉस्ट भी हो जाएगा कम। कई बच्चे ये सोचे होंगे कि सर यहाँ टोटल कॉस्ट का तो डायग्राम आपने बनाया नहीं, वो कैसा दिखता है? तो मैं बता दूं, आपका जो टोटल कॉस्ट का डायग्राम होता है वो एक यू शेप का कर्व होता है, जिसका एक्चुअल में जो लोवेस्ट वैल्यू है ना वो यहीं पे आएगा। ठीक है? ये कभी हम प्लॉट नहीं करते, लेकिन हम अगर इसको प्लॉट करें तो प्लॉट करेंगे तो जानेंगे कि जो हमारा टोटल कॉस्ट का डायग्राम है वो एक यू शेप कर्व होगा, और वो यू शेप कर्व सबसे मिनिमम पॉइंट पे कब होगा? जहां पे हमारा ईओक्यू आ जाएगा। सो ईओक्यू क्या है? ईओक्यू वो ऑर्डर क्वांटिटी है जहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला करके हम मिनिमाइज कर पा रहे हैं। अब कई बच्चे इसको गलत समझने वाले हैं, वो ऐसा समझेंगे ओके टोटल कैरिंग कॉस्ट जहां पे मिनिमाइज हो जाए और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां पे मिनिमाइज हो जाए उनको हम कहते हैं ईओक्यू। गलत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको टीओक्यू को भी मिनिमाइज करना है और टोटल कैरिंग कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है। मैं ये एकदम भी नहीं कह रहा हूं। मेरे को टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज नहीं करना है, मेरे को इन दोनों को मिला करके मिनिमाइज करना है।
क्लियर? तो मैं इंडिविजुअल कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रख रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक कॉम्बाइंड ऑब्जेक्टिव। और मेरा कॉम्बाइंड ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई एक एक को कम करने नहीं जाएंगे, हम दोनों को मिला करके कम करने जा रहे हैं। और दोनों को मिला करके कम कैसे होगा? जैसे हम अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। अब ये इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, कैसे नहीं आएगा, उसके ऊपर चर्चा हम शुरू करेंगे। तो अभी तक हमने कॉपी में कुछ लिखा नहीं है, अब लिखना शुरू करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने ये लिखा ना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, करेक्ट? तो अब लिखिए, एज OQ increases, as OQ increases, TOC goes down, TCC goes up, and as OQ decreases, TOC goes up, TCC goes down. Therefore, equilibrium, that is economy, is reached by the intersection of TOC and TCC curves as shown below. नीचे दिखा रहा हूं मैं कि किस तरह आपको यहां पे इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं। इस इक्विलिब्रियम के टॉप में आप लिख लीजिए टोटल कॉस्ट, और यहां पे लिख लीजिए ऑर्डर क्वांटिटी। दो डायग्राम्स बनाएंगे या दो कर्व्स बनाएंगे, एक कर्व होगा और ये दूसरा कर्व होगा। दोनों कर्व्स का नाम देंगे। इस कर्व का नाम है टोटल कैरिंग कॉस्ट, इसका नाम है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोनों जहां पे मिल रहे हैं उसी पॉइंट को हम कहेंगे EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बोलो जी, समझ में आया आपको? हमारा इक्विलिब्रियम यानी इकोनॉमी कहां मिलेगा? जैसे ही हमारा TCC और TOC आपस में क्या हो जाएगा? मैच। डायग्राम बना लीजिए। एंड वंस दिस इज डन, आगे कैसे बढ़े? लिखिए, अच्छा लो अभी भी बनाओ। पता है कुछ लोग पीछे चल रहे होंगे, लो 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 बनाओ, डायग्राम कंप्लीट करो। अब डन ना? ठीक है, लिखिए, हियर TOC, that is total ordering cost, is equal to annual requirement of raw material यानी कि A divided by order quantity यानी कि OQ। यानी इसका फॉर्मूला हो गया A by OQ इंटू O। यहां कौन सी चीज क्या है मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं। A और OQ तो समझा चुका हूं, O क्या है? तो O इज कॉस्ट पर ऑर्डर। O इज कॉस्ट पर ऑर्डर। एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। हमने ये कैलकुलेट ही किया था, याद आ रहा है? हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट थी 100 kg, हम एक बार में मंगा रहे थे 10 kg। तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए? हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए A बाई OQ, यानी 100 kg हमको टोटल मंगवाना था, हम एक बार में मंगा रहे थे 10 kg, तो हमको 10 ऑर्डर लग रहे थे। तो यहां पे हमारा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आया? 10 ऑर्डर्स इंटू
अच्छा, ओ भी समझा देता हूं। ओ इज इक्वल टू कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि हम माने थे 50 रुपया करके, याद आ रहा है। देयरफॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10 × 50, यानी कि 500। यानी देखा जाए तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो तो है ही कॉस्ट पर ऑर्डर। तो अगर आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। यही जब नंबर 10 kg के जगह हमने 5 kg लिया था तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 के जगह आ गए थे 20। याद आ रहा है, क्योंकि इट बिकेम 100/5। सो 100/5 क्या होता है 20। और अगर ये 10 के जगह 20 हो जाए तो हमारा खर्चा हो जाएगा 1000। यानी ये कहना गलत नहीं होगा, द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू A/OQ इंटू O। फिर से मैं यहां पे एक बार वापस लिख देता हूं, देयरफॉर TOC इज इक्वल टू A/OQ इंटू O। जीरो नहीं है, O है। अब TCC क्या है? TCC, that is total carrying cost. Here TCC is equal to total carrying cost. टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? सो उसका फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए मेरे कहने पे, OQ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। Here OQ is order quantity, C is equal to carrying cost per unit per annum। पर यूनिट पर एनम। अब ये कैसे हो रहा है? याद है वो पड़ोसी वाला एग्जाम्पल? पड़ोसी वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था, 1 kg को अगर आप स्टोर करते हो पूरे साल भर तो आपका 1 रुपया करके लगेगा। तो वो क्या था? दैट वॉज कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यूनिट क्या था? kg। टाइम पीरियड क्या था? एनम। तो 1 किलो को 1 साल पूरा स्टोर करने का कितना रुपया लगेगा? 1 रुपया करके। क्लियर? समझ में आई यहां पे बात? अब यहां वो एग्जाम्पल वापस लेते हैं। मान लेते हैं आपकी सालाना रिक्वायरमेंट है 100 kg। एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि आपने एक बार में पूरा 100 kg मंगवा भी लिया। आपके पड़ोसी ने आपको बोला कि भाई 1 रुपया करके तुम मुझे दोगे पर केजी पर एनम। यानी 1 kg अगर आप मेरे यहां पे स्टोर करोगे तो हम आपसे चार्ज करेंगे कितना? 1 रुपया करके। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि हमको टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना देना पड़ेगा? हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना देना पड़ेगा अपने पड़ोसी को? जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पे सीखने वाले हैं, बनिया बुद्धि। जरूर यहां पे एक बनिया बुद्धि का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो आप मुझे सोच समझ करके ये बताइए कि ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे पड़ोसी ने बोला देख भाई, जितना मेरे यहां स्टोर करेगा साल भर उतना मैं तेरे से 1-1 रुपया करके पर केजी लेता रहूंगा। ठीक है, आपने अग्री किया। अब आपको यह बताना है कि आपका साल भर का कैरिंग कॉस्ट यानी स्टोरेज कॉस्ट कितना लगेगा, क्योंकि आप एक बार में पूरा 100 kg मंगवा लिए। जवाब का इंतजार है, चैट में लिखिएगा। ओके, जवाब आया 100। मुझे उम्मीद थी इस आंसर की। और भी जवाब आने हैं क्या?
बाकी बच्चे अभी सोच रहे हैं यार क्या जवाब दें क्या जवाब दें। 100 तो भैया गलत बोल रहे हैं। देखो अब एक मेरी बात सुनो। सिस्टम समझना, एकदम एकदम लॉजिक है इस बात में। मान लो आपने 1 जनवरी को 100 kg मंगवा लिया। आपने 1 जनवरी को 100 kg मंगवा लिया और पड़ोसी का गेट नॉक कर दिया कि भैया मेरा आ गया सामान, आप रख लो। उसने नोटिस कर लिया कि ठीक है 100 kg हमारे यहां पे आपने सामान रखा। आप हर थोड़े दिन में इस 100 kg में से कुछ ना कुछ आटा लेकर के जाते रहते थे अपने घर पे। पूरा साल बीता। 31 दिसंबर को, क्योंकि आपके 100 kg की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने सारा आटा खाली कर दिया पड़ोसी के घर से। एंड पड़ोसी के घर पे अब कुछ भी नहीं है। साल खत्म हो गया। वापस 1 जनवरी जब नेक्स्ट आएगा तो वापस आपका 100 kg आएगा। वो अलग बात है, वो अगले साल काउंट होगा, इस साल काउंट नहीं होगा। समझिए मेरी बात। हर 1 जनवरी को आपके पास 100 kg आ जाता है। तो आपने 1 जनवरी को इन भाई साहब के घर पे कितना ऑर्डर रखा? 100 kg, जो धीरे 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 कम होते गया एंड अल्टीमेटली वो 0 kg पे पहुंच गया। पड़ोसी से अरेंजमेंट था कि भाई 1 kg, 1 रुपया पर केजी लूंगा अगर आपने उसको साल भर स्टोर किया तो। साल भर स्टोर किया तो अब यहां पंगा हो गया। आपका पड़ोसी तो डेफिनेटली आपसे डिमांड करेगा कि मेरे को 100 रुपया दो। क्यों? क्योंकि आपने 100 kg का सामान रखा था और 1 रुपया करके उस पर हम लेंगे। तो पड़ोसी तो 100 रुपए की डिमांड रखेगा, जो कि उसके हिसाब से जायज है। पर फिर आप ये कह सकते हो कि भैया बात क्या हुआ था पता है? बात हुआ था कि अगर हम ये स्टोर करेंगे साल भर तो हम आपके यहां आकर के हर थोड़े थोड़े दिन में आपका स्टोरेज में से कम करते जा रहे थे। हर बार हम 2-2 किलो निकाल करके जा रहे थे। आपने उस चीज का अकाउंटिंग तो किया नहीं। वो बोलेंगे थोड़ी ना हम रोज रोज देखेंगे तुम कितना लेके जा रहे हो। पहले दिन 100 kg था, 100 kg के हिसाब से देना होगा। अरे ऐसे लड़ लोगे मेरे से तब तो फिर हम गिनाते हैं ना। आज कितना है ये देखो, आज कितना है। मान लो आज 31 दिसंबर है, मेरा पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया। वो बोल रहा है 100 kg के हिसाब से लगेगा। बोला अगर ऐसा बात है तो आज देखो, आज हिसाब कर रहे हो ना तो देखो आज कितना है। बोले आज तो कुछ नहीं है। बोले तो कुछ नहीं देंगे फिर। तब देखो ऐसे तो लड़ाई की कोई सीमा नहीं है। पड़ोसी ने एकदम क्लियरली यही बोला था कि अगर साल भर स्टोर किया तो मैं तेरे से 1 रुपया करके लूंगा। तो भाई 100 kg वाली बात उसकी जायज नहीं है। वो जो 100 kg बोल रहा है कि 100 kg तो पूरा साल भर, अरे कहां रहा साल भर? मैंने तो डे 1 पे डाला 100 kg, फिर तो मैं टाइम टू टाइम उसमें से निकाल रहा था ना। तो स्टोरेज में 100 kg पूरे साल भर नहीं था। मेरे को मत सिखाइए प्लीज। तो पड़ोसी भी रिटर्न में हमको सिखा रहा है वो तो तुम्हारा जो आज खाली हुआ इसका मतलब ये नहीं हमेशा खाली ही था। अब देखो दोनों झगड़ा मच गया है। हम बोल रहे हैं ये नहीं, वो बोल रहा है 100 kg है। कहीं तो बीच का रास्ता निकलेगा। निकलेगा बीच का रास्ता ये निकलेगा कि भैया ऐसे तो ना आपका हो सकता है ना हमारा हो सकता है। हम दोनों मिलजुल करके एक एवरेज पे डील डन करते। मैंने डे 1 पे यहां 100 kg स्टोर करके रखा, मैं मानता हूं, लेकिन आज मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप भी मानिए। और ये तो आप बात जानते हैं कि ये 100 kg पूरे साल भर तो स्टोर नहीं रहा। साल भर कम कम होता रहा, लेकिन उसका अकाउंटिंग मैं समझता हूं ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। तो आज एक रास्ते पे पहुंचते भैया, एक एवरेज निकाल लेते हैं कि एवरेज तौर पे साल भर कितना केजी स्टोर रहा। और उसका उपाय यह है कि आप अपना भी वैल्यू ले लो, मेरा भी वैल्यू ले लो और फिर उसका एवरेज कर दो, यानी कि डिवाइड बाई 2 कर दो। यानी कि ये मान लेते हैं भैया कि अपने यहाँ पे ना 50 kg मैंने आपके यहाँ स्टोर किया। मैं जानता हूं डे 1 पे तो 100 kg था, पर वो कम 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 होते गया, लास्ट में तो वो 0 हो गया। तो भैया आप भी मान लीजिए, मैं भी मान लेता हूं कि मैंने आपके यहाँ पे स्टोरेज जो किया साल भर वो है 50 kg। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, जो कि एकदम लॉजिकल है। जब हमारी बात होती है किसी चीज को स्टोर करने की पूरे साल भर, तो भाई फिर तो पूरे साल भर ही होना चाहिए ना वो स्टोर। अगर स्टोरेज हुआ ही नहीं साल भर तो काहे का? ये क्या आपको बात समझ में आ रही है?
बच्चे बोल रहे हैं हाँ ये बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया कि ना 100 ले सकते हैं ना शून्य। अब जरा जाइए और उस फॉर्मूले को देखिए जो मैंने ऊपर लिखवाया। मैंने आपको क्या बोला, जितना आपने एक बार में ऑर्डर किया था वो ले लेना, यानी भैया के हिसाब से 100 kg, हम अपना भी ले लेते हैं विच इज 0। एंड फिर इसका हमने क्या किया, एवरेज। इस एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दी हुई रेट से जो कि थी 1 रुपी पर केजी के हिसाब से, यानी उस हिसाब से इसका रिजल्ट आएगा 100 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। करेक्ट। सो दिस विल बी 50 kg इंटू 1 पर केजी पर एनम। तो ये पूरे साल भर का 50 रुपया का खर्चा आया। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ? यहां पे हो क्या रहा है, तो यहां पे मैंने आपको टोटल ऑर्डरिंग और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों के फॉर्मूले लिखाए हैं। एक बार फिर से मैं इसको लिखना चाहूंगा, ठीक है? लिख रहा हूं मैं। अच्छा, आपने यहां तक कॉपी किया होगा मेरे ख्याल से, सिर्फ यहां तक की कॉपी करना था जो ब्लू इंक में लिखा है मैंने, या आप एग्जाम्पल ज्यादा ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, मनाही नहीं है। कैलकुलेशन कैसे होगी ये तो हम बहुत बार सीखेंगे, अभी यहां थोड़ी ना खत्म हो गया। विल कीप लर्निंग दिस। इतने सवाल बनाने हैं कि खून में बहने लग जाएगा, सबको पता रहेगा, कोई भी पूछेगा फॉर्मूला क्या, झट से निकलेगा। लेकिन अब फर्क है, अब फर्क ये है कि जब आप फॉर्मूला बता रहे होंगे तो आपके उसके पीछे का ना हर एक क्रक्स मालूम है, उसका हर एक कंपोनेंट मालूम है कि ये ऐसा दिखता क्यों है फॉर्मूला, उसके पीछे का हर लॉजिक आपको पता होगा। अभी क्लास को बिल्ड करने में ना टाइम लग रहा है, अभी आपको ऐसा लग रहा है 1 मिनट कुछ नहीं हुआ, 50 मिनट होने जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ क्लास में हुआ ही नहीं। पर हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना शुरुआत फर्स्ट 50 मिनट्स में, वो आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा थोड़ी ही देर में। अभी आपको फील नहीं होगा, थोड़ी देर में फील होगा। क्लियर? तो यहां पे मैंने अब समरी लिखवाना है आपको, तो प्लीज लिखिए टू समराइज, टू समराइज total ordering cost is equal to A by OQ into O, and total carrying cost is equal to OQ plus 0 डिवाइड बाई 2 के जगह मैं सीधा लिख रहा हूं OQ डिवाइड बाई 2। ये भी तो सेम ही बात है, अरे प्लस 0 लिखूं या नहीं भी लिखूं क्या फर्क पड़ता है। सो OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C, and our ordering quantity will become economic order quantity when TOC meets TCC। तो मैंने समराइज करने के लिए क्या बताया आपको, पहले तो इन दोनों के फॉर्मूले लिखा दिए, और फिर अब आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर हमको अपने OQ जो साधारण ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर उसको हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनाना है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे पहुंची हुई ऑर्डर क्वांटिटी बनानी है, तो हमको टीओसी और टीसीसी को करना पड़ेगा इक्वेट, यानी दोनों को करना पड़ेगा बराबर, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढना है। तो वो कैसे मिलेगा, बहुत ज्यादा आसान है, हम लिखेंगे देयरफॉर एट EOQ TOC is equal to TCC, that is फॉर्मूले में TOC का फॉर्मूला क्या होता है पता है, A by OQ, करेक्ट, इंटू O। तो अब EOQ कर दूंगा OQ के जगह, क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं EOQ, तो अब ये साधारण ऑर्डर क्वांटिटी नहीं रहा, अब ये बन गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एंड हेंस द फॉर्मूला विल बी A by EOQ is equal into O, this is equal to EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। फिर से मेरी बात समझिएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A बाई OQ इंटू O। मैं जानता हूं ये मैं जानता हूं। वैसे ही TCC का फॉर्मूला क्या होता है, OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। पर अगर हम एक स्पेशल सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पे TOC और TCC दोनों एक दूसरे से हो रहा है बरोबर, तो फिर वो ऑर्डर क्वांटिटी नहीं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाया जाएगा। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कि इन फॉर्मूले में हल्का सा बदलाव किया गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का शब्द यूज किया गया है, ना कि सिर्फ ऑर्डर क्वांटिटी का। अब इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे ईओक्यू को एक तरफ ले जाएंगे, करेक्ट। सो ईओक्यू एक तरफ जाएगा, सो इट बिकम्स ईओक्यू इंटू ईओक्यू। तो ईओक्यू एक तरफ चले गए और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी। तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO बाई सी, और ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। EOQ is equal to under root of 2AO by C। वापस सारी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहूंगा। A क्या है? A is my annual requirement of raw material। मेरा O क्या है? कॉस्ट पर ऑर्डर। मेरा C क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मैंने आपको अभी जो कराया ये था डिराइवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। मैं चाहता तो इस फॉर्मूले को डिराइव कराता ही नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा देता, रटवा देता। मैंने चलो रट लो, इजी फॉर्मूला है, क्या ही तो जाना है इसमें। बट आई थॉट कि इसके पीछे का पूरा लॉजिक क्लियर कर दिया जाए, आपको समझाया जाए कि इसमें इकोनॉमिक्स का क्या एंगल है, ये दोनों कॉस्ट किस तरह बिहेव करते हैं, एक बढ़ता है एक घटता है, वो समझाना जरूरी था। दोनों मिलते हैं वहां इक्विलिब्रियम बताना जरूरी था। दोनों के मिलने पे ईओक्यू निकलेगा ये बता करके फिर मैंने मैथमेटिकली ईओक्यू का इक्वेशन डिराइव करवाया। दिस इक्वेशन इज अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी एंड दैट इज आवर ईओक्यू। यकीन मानिए ईओक्यू की पूरी कैटेगरी का जो भी कॉन्सेप्ट है आप सब सीख चुके हो। यू हैव लर्नड इट ऑल, आप सब सीख चुके हो सर। और ऑब्वियसली मैं आपको ये सारी चीजें वापस एक समरी के तौर पे एक जगह लिखवा दूंगा, जहां पे इन सारे फॉर्मूलों को देख करके आपको बार बार इन लॉजिक पे नहीं आना पड़े। लॉजिक तो बन गया, लॉजिक एक बार बन जाता वो रहता है हमेशा सदा हमारे साथ, लेकिन इन फॉर्मूलों को एक जगह लिखना जरूरी है। तो इन फॉर्मूलों को फटाफट एक जगह लिखेंगे वापस सारे के सारे अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए, एंड फिर हम लोग सवालों में उतरेंगे। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं मजा आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आइए जी, सबसे पहले लिखिए यहां पे EOQ ऑल फॉर्मूले। EOQ से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं यहां पे हम लिखने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला EOQ का ही होगा। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी। दूसरा फॉर्मूला होगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी A बाई OQ इंटू O। तीसरा होगा टोटल कैरिंग कॉस्ट, दैट विल बी OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू C। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, कि ये था ओपनिंग, ये था क्लोजिंग, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं कि इसके पीछे का लॉजिक याद रहे। इन सारी चीजों में कौन सी चीज क्या थी, लिखिए A इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, O is equal to cost per order, and C is equal to carrying cost per unit per annum। ओके, स्क्वायर रूट पे एक क्वेश्चन आ गया कि ये स्क्वायर रूट क्यों हुआ। देखो, अगर आपको ये पावर 2 है, इसको खत्म करना है तो दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। सो इफ
you will do square to this, then this will become square हट जाएगा basically, so it will become EOQ. वैसे ही 2AO by C को जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो obviously ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा. Clear? So the formula becomes EOQ is equal to under root of 2AO by C. इस पावर को हटाने के लिए काम किया जा रहा है. करेक्ट, डन, गुड. बच्चे एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग. बात बाकी यहां पे अपने फॉर्मूले वापस सारे लिख चुके हैं, और फॉर्मूले में एक और चीज लिख लो, बस छोटा सा एक नोट है. एट EOQ TOC is equal to TCC and total cost is minimum. ठीक है. At EOQ total ordering cost is equal to total carrying cost and total cost is minimum. पांचवा पॉइंट और लिख लो. टोटल कॉस्ट क्या होता है? सो टोटल कॉस्ट होता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट. अब ये परचेज कॉस्ट की क्या नई बात आ गई, उस पे एक स्टार लगा लीजिए. थोड़ी देर में इस पे चर्चा करेंगे, अभी बस लिखवा के छोड़ दे रहा हूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट. डन. अब देखो यहां पे ये लोग फंसाते का है. अब अभी तक तो चलो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात थी, अब एग्जाम फोकस की बात करें. एग्जाम में सबसे पहले ये आपको फंसाएंगे इस एनुअल के चक्कर में. वो आपको ए का वैल्यू देंगे पर मंथली दे देंगे, उसको इंटू 12 नहीं किया तो कटा. इसके अलावा रॉ मटेरियल, कई बार ये आपको डिमांड जो देते हैं ना एनुअल रिक्वायरमेंट, वो रॉ मटेरियल का नहीं देकर के फिनिश्ड गुड्स का दे देते हैं. बच्चे फिनिश्ड गुड्स को ही रॉ मटेरियल मान करके सॉल्व कर देते हैं. फिर से कटा, नंबर कटने की बात कर रहा हूं. ठीक है. इसके अलावा कैरिंग कॉस्ट में भी ये लोग कई बार पर एनम नहीं दे करके पर मंथ दे देते हैं, उसमें भी फंसने का चांस है, बचना है. यहां पे एक और पॉइंट बस ऐड कर लो कि कैरिंग कॉस्ट होता क्या है. सी होता क्या है? सी में 4 खर्चे होते हैं. स्टोरेज का, इंश्योरेंस का, इंटरेस्ट का और ऑब्सोलेसेंस का. ऑब्सोलेंस का अब ये है क्या? देखो भाई, आप जब भी कोई रॉ मटेरियल स्टोर करते हो तो जाहिर सी बात है उसको कैरी कर रहे हो तो स्टोर तो कर ही रहे हो, तो स्टोरेज का तो खर्चा लगेगा ही. बट क्योंकि हम कमर्शियल एंगल से सारा काम कर रहे हैं तो बिना इंश्योरेंस के आप रॉ मटेरियल स्टोर नहीं कर सकते. आप बोलेंगे सर रियल लाइफ में तो हम इंश्योर्ड रहते ही नहीं है, बट बिजनेस की बात अलग होती है. बिजनेस ना इंश्योर्ड होता है, तो ऐसे में आपको स्टोरेज का खर्चा करना ही पड़ेगा, साथ में आपको इंश्योरेंस का भी खर्चा करना पड़ेगा. इसके अलावा जब भी आप बहुत सारी चीजें खरीद करके रख देते हो कहीं पे, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है. पैसा ब्लॉक होने की वजह से आपको इंटरेस्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना पड़ेगा. आज खुद समझो ना, आप मेरे को मान लेते हैं, आपके ऊपर एग्जांपल देते हैं, आपको 5 साल बाद शादी करनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है, कई लोगों को शायद जल्दी है, बट 5 साल बाद आपको शादी करनी है. आपके मम्मी पापा ने आपके लिए या आपकी शादी के लिए ज्वेलरी बना करके अभी से रख दिया. अरे भाई ज्वेलरी बना के रख दिया, सही बात है, वो पड़ा पड़ा भी आपका कुछ लॉस हो रहा है उसमें. आप बोलेंगे भैया गेन भी तो हो रहा है. गेन भी हो रहा है वो समझता हूं मैं, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है समझ में आता है, लेकिन आपका लॉस क्या हो रहा है पता है? पापा मम्मी ने अपने पैसे 5 साल पहले ही ब्लॉक कर दिए. ब्लॉक किस में हो गए? आपके ज्वेलरी में हो गए. तो उस पे जो थोड़ा बहुत ब्याज कमा सकते थे, थोड़ा इंटरेस्ट कमा सकते थे, अब नहीं कमाएंगे. सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो भी यहां पे इंक्लूड हो रहा है. एंड इसके अलावा
हम लोग यहाँ पे एक और खर्चा लेते हैं ऑब्सोलेंस का। ये होता है कि कल को जो रॉ मटेरियल हमने बल्क में ऑर्डर करके रख रखा है, कल को टेक्नोलॉजी बदल जाए और वो रॉ मटेरियल मार्केट से ही आउट हो जाए, यूजेबल ही नहीं रहे, तब हम क्या करेंगे? समझ रहे हैं? आप खुद सोचिए एक बार कि मान लो मैंने कैलकुलेटर बनाने के लिए ये सारे बटन्स जो लगते हैं ना, वो दुनिया भर के ऑर्डर करके अपने वेयरहाउस में रखवा लिए। टेक्नोलॉजी बदल गई, कैलकुलेटर डिजिटल हो गए, बटन्स रहे ही नहीं। जैसे फोन होते हैं ना, फोन में कहां कीपैड होता है, तो कैलकुलेटर्स पूरे के पूरे स्क्रीन पे ही आ गए। तो बटन का अब काम क्या? बटन का कोई काम नहीं। स्क्रीन तो चलो फिर भी हमारे पास होगी, हम यूज कर लेंगे, पर बटन का तो अब कोई काम ही नहीं रहा। तो वो बटन पड़ा पड़ा मेरे को सडनली एक बड़ा नुकसान देके चला गया। उस जो रिस्क को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। एंड ऑब्सोलेंस तब होता है जब टेक्नोलॉजी बदल जाए और सडनली आपका स्टोर किया हुआ रॉ मटेरियल यूजेबल ही ना रहे। करेक्ट? कभी कभी ये हो जाता है। कुछ चैट्स आ रहे हैं, चैट्स में पढ़ लेता हूं यहाँ पे। सर, कैन वी से दैट इफ वी गेट टीओसी देन वी दैट शैल बी इक्वल टू टीसीसी? गुड क्वेश्चन। अगर ईओक्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो उस समय जो भी आपका टीओसी आएगा वो टीसीसी आएगा, ये बात सत्य है। लेकिन हर बार थोड़ी ना आप ईओक्यू सॉल्व करते हो। कभी आप नॉर्मल खुद से चला के वो आपको बोल देगा मेरा ऑर्डर क्वांटिटी ये, बताओ मेरा खर्चा क्या लगेगा। तो उस केस में आप ईओक्यू पे नहीं हो तो टीओसी और टीसीसी मैच नहीं करेगा। टीओसी टीसीसी सिर्फ तभी मैच करेगा जब आप कायदे से अच्छे से ईओक्यू सॉल्व कर रहे हो, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। तो इस चीज को लेकर के थोड़ी क्लैरिटी रखिएगा। हर बार टीओसी टीसीसी मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। ईओक्यू पे मैच करेगा वो सही बात है, लेकिन अदरवाइज मैच नहीं करेगा। क्लियर? तो मैं आपको सिखा रहा था कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि कैरिंग कॉस्ट में सिर्फ स्टोरेज का खर्चा नहीं आता। अधिकतर बच्चे ना यही सोचते हैं कि इट इंक्लूड्स ओनली स्टोरेज। नहीं भाई, इट इंक्लूड्स स्टोरेज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एंड उसके ऊपर ऑब्सोलेंस भी। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट, वी नीड टू रिमेंबर दिस। बात यह भी आती है कि ये कैलकुलेट कैसे होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का कभी कभी तरीका दिया हुआ रहता है, वो होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परसेंटेज पर एनम, इनटू परसेंटेज पर एनम। अब ये क्या चीज है? सिंपल है। आप जिन इन 4 खर्चों का नाम लिए, स्टोरेज, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और ऑब्सोलेंस, आप देखो सभी चीज का ताल्लुकात कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वेयरहाउस में गए, बोले भैया मेरा थोड़ा सामान है, स्टोर करना है, तो पहले ही पूछेगा क्या सामान है बताओ। ठीक है? क्योंकि देखो एकदम सीधी सी बात है, आपने घास फूस स्टोर किया तो क्या ही रेंट लगेगा। अगला बोलेगा रख दो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, हो गया। 100 केजी घास फूस भी रखोगे तो ज्यादा इंश्योरेंस या स्टोरेज का खर्चा नहीं लगेगा। पर 100 ग्राम भी अगर आपने सोना रखा तो स्टोरेज करने वाले को उस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इंश्योरेंस वाला भी बोलेगा अरे 100 ग्राम है तो क्या हुआ है, सोना भाई सोना, इसका वैल्यू देख कितना ज्यादा है। तो आपका स्टोरेज का खर्चा भी शूट अप हो जाएगा और इंश्योरेंस का खर्चा भी शूट अप हो जाएगा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका जो रेट डिसाइड होगा ना, वो रेट डिसाइड होगा आइटम देख करके। जैसे आपका पड़ोसी था, पड़ोसी ने क्या बोला कि अगर आप आटा स्टोर करोगे तो 1 रुपया केजी का पर एनम करके मैं लूंगा। ठीक है, पर वहीं पे हम उसको दे देते लीजिए 1 केजी सोना छुपा के रखिए अपने पास, तो बोलेगा इसका ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा भाई? क्योंकि भाई आटे में क्या जाता है, आटा चोरी भी हो गया तो मेरे ऊपर थोड़ा बहुत लॉस आएगा, बियर कर लेगा पड़ोसी। लेकिन अगर सोना गायब हो गया तो, और वो भी 1 केजी, अरे भाई बहुत बड़ी बात है, तेरा घर जाएंगे इसमें। करेक्ट? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से हमेशा स्टोरेज का और इंश्योरेंस का खर्चा डिपेंड करता है कि चीज कितने दाम की है। तो अगर कल को आपने कुछ भी महंगा आइटम खरीद लिया, याद रखिएगा उसके ऊपर में आपका स्टोरेज और इंश्योरेंस का खर्चा ज्यादा ही आएगा। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी इसी पे टाइड अप है, क्योंकि जितनी महंगी चीज आपका उतना पैसा ब्लॉक हो गया, जितना पैसा ब्लॉक हो गया उतने पैसे का आपको इंटरेस्ट लॉस होगा। सो दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द रॉ मटेरियल। एंड फाइनली ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ द एंटायर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि ऑब्सोलेंस भी क्या है कि आपको जितने का रॉ मटेरियल हो सकता है पूरा बर्बाद हो जाए। बर्बाद हो जाए तो वो भी तो कॉस्ट पर यूनिट पे ही डिटरमाइन होगा।
यानी ये कहना उचित होगा कि कैरिंग कॉस्ट में चार चीजें और वो चारों चीजें डिपेंड करती है कि आप का जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या है। अगर महंगा रॉ मटेरियल है तो सी का वैल्यू ज्यादा आएगा, अगर सस्ता रॉ मटेरियल है तो सी का वैल्यू कम आएगा। क्लियर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आ गया। तो ये है अपने 5-6 यहाँ पे फॉर्मूले जो मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ईओक्यू। अब ईओक्यू की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब जाकर के क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो, अभी क्लैरिटी नहीं है, मैं जानता हूं, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास फिनिश होने के बाद आप खुद बोलेंगे कि ईओक्यू एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे सबसे पहले। आ जाइए, प्लीज राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, अब यहां पे एक और अच्छा है कि संस्कृति पूछ रही है सर सारी बातें रॉ मटेरियल को लेकर के है, फिनिश गुड को लेकर कोई बात नहीं है, क्या करना है? एकदम सही संस्कृति, सुनो इस बात को, चैप्टर का नाम ही है मटेरियल, चैप्टर फिनिश गुड पे है ही नहीं। तो पूरे चैप्टर में बातें सिर्फ रॉ मटेरियल की होने वाली हैं। अभी जो हमने लिखा था ए इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, करेक्ट? तो फिनिश गुड्स की कहीं पे बात ही नहीं हो रही है। आपको जो काम करना है सब रॉ मटेरियल के लिए करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? मटेरियल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जरा एक बार पढ़ लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करो ईओक्यू यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और ये भी बताओ कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप साल भर में कितने प्लेस करोगे। ये दोनों चीजें जो हमसे पूछी गई है, तो एक बार दिल पे हाथ रख करके इसका फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2AO बाई सी, एंड जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, उसका फॉर्मूला होता है ए बाई ओ क्यू, ए बाई ओ क्यू। क्लियर है? अब ओक्यू की जगह आप ईओक्यू लिख सकते हो क्योंकि यहां पे ईओक्यू पे ही पूछ रहा है। ठीक है ना? सो ये दो फॉर्मूले हैं जिसको हमको यूज करना है टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज। लेट्स सी व्हाट आर द इनपुट्स गिवन। तो इनपुट्स में बोला है कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम, यानी साल भर में आप कितना रॉ मटेरियल ठूसते हो, कंज्यूम करते हो। तो ठीक है, ये हो गया ए का वैल्यू, ए इज इक्वल टू 10,000 kg, और ये पर एनम लिखा तो हमारा टेंशन खत्म। मैंने क्या बोला, कभी कभी ये पर मंथ दे देते हैं, यहां तो नहीं दिया, बच गए, दिस इज ए। नंबर 2 बोला ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सो ये है ओ की वैल्यू। So O is cost per order and cost per order in this question is 50 rupees. Cost per kg of raw material is given 2 rupees. Cost per kg का क्या काम है? हैं? Cost per kg of raw material. ओहो, C की कैलकुलेशन में ये काम आता है। और नीचे दिया भी है स्टोरेज का खर्चा 8% है। तो 8% होने का मतलब क्या हो गया? C will be calculated on cost per kg of raw material इंटू 8%। तो कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज, उसका 8% कितना होता है? 2 इंटू 8%, 0.16, 0.16। तो हमारे पास ए है, ओ है, सी भी है, अब सब कुछ ही तो है। लेट्स सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन। आ जाइए कॉपी में, कॉपी में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो लिखिए economic order quantity EOQ is equal to under root of 2AO by C, where A is equal to annual requirement of raw material and that is equal to 10,000 kg. O is equal to cost per order and that is equal to 50 rupees था ना? हाँ जी, rupees 50, and C is equal to कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखना है, पर केजी लिख दीजिए, पर एनम, करेक्ट? सो दैट विल बी 2 रुपीज इंटू 8%, यानी 0.16
per kg per annum. 0.16 per kg per annum. Therefore, EOQ is equal to under root of 2 into 10,000 into O की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू 0.16. सब हमने कैलकुलेट खुद ही कर लिया था. तो ये आ रहा है अंडर रूट करने के बाद 2500. अंडर रूट करने के बाद आ रहा है 2500 kg. नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई, ऐसे तो OQ भी लिख सकते हो आप, यहां पे क्योंकि हम EOQ कैलकुलेट करें इसलिए मैं लिख रहा हूं A बाई EOQ. सो दैट विल बी 10,000 kg डिवाइडेड बाई 2500 kg, यानी कि 4 ऑर्डर्स पर एनम. साल भर में कितने ऑर्डर्स? 4 ऑर्डर्स पर एनम. लिख लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए प्लीज. बोलो बच्चा लोग, इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर. सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4. 4 नंबर में चलते हैं जी. चार नंबर ये रहा. हमको ये लोग बोल रहे हैं EOQ कैलकुलेट करो और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दो. ठीक है, तो ये हमसे EOQ भी पूछ रहे हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पूछ रहे हैं. मैंने टोटल कॉस्ट का आपको फॉर्मूला लिखाया था, याद आ रहा है? TOC प्लस TCC प्लस परचेज कॉस्ट. याद आ रहा है क्या? लिखाया था ना एक फॉर्मूला. आ गया उसका एप्लीकेशन. यहां पे हमको बोला एनुअल डिमांड इज इक्वल टू 5000 यूनिट्स. ओके, सो A इज इक्वल टू 5000. यूनिट प्राइस 20 रुपए. यूनिट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, ये बस C कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा. क्लियर? तो यहां पे C जो है वो होने वाला है परसेंटेजेस. देखो, क्या स्टोरेज लेना है? लेना है. इंटरेस्ट लेना है? लेना है. ऑब्सोलेंस लेना है? हाँ. तो सबको जोड़िए, कितना परसेंट हो रहा है? 18 20% हो रहा है. सो C का रिजल्ट आएगा 20 रुपीज का 20%, यानी कि 4 रुपया. अब खुद देख लो, मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था C इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ RM इंटू सर्टेन परसेंटेज पर एनम. तो यहाँ पे पर एनम की 3% दी है. आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये तीनों चीजें C की डेफिनेशन में आती हैं. जवाब है हाँ. इसमें स्टोरेज भी आता है, इंश्योरेंस नहीं दिया वो भी आता है, इंटरेस्ट आता है और ऑब्सोलेंस भी आता है. तो ये सभी के सभी क्या हो गए? ये हो गए आपके लिए C, और C की वैल्यू यहां पे आ गई 4. बाद बाकी बोला ऑर्डर कॉस्ट है 16, यानी O की वैल्यू दे दी 16. O की वैल्यू दे दी 16. पूछ रहे हैं EOQ और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बड़े आराम से निकल जाएगा. फिर B नंबर में बोलता है कि फिर से टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करो और अब की बार इनकरेक्ट प्राइस लेना 12.8 का है. मतलब बेसिकली प्राइस बदल लेना. जो यहाँ पे प्राइस अपना 20 रुपए लिया हुआ है वो 20 की जगह क्या ले लेना? 12.8 का. तो 2 बार मेहनत करा रहे हैं ये हमसे, एक बार और फिर वापस दूसरी बार. EOQ और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करना है. मेरे को नहीं लगता ये मुश्किल टास्क है. चलिए शुरुआत करते हैं विथ सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4. आइए, नंबर A पहले आएगा. तो A नंबर में हम पहले लिख रहे हैं EOQ. EOQ इज इक्वल टू, एक्सप्लेन कर दीजिए, 2AO by C. Here A is equal to, बार बार लिखिएगा फॉर्मूला, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. जितनी बार लिखेंगे
उतना बढ़िया हो जाएगा आपका ग्रिप। मैं ही बार बार लिख रहा हूं, अब मेरी जिद देख लो। मैं जब बार बार लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप भी ये हैबिट बनाएं, बार बार लिखें हर चीज को। अच्छा, कॉस्ट पर ऑर्डर 16 रुपए, 20 मत लिख दीजिएगा, 16 रुपीज। C is equal to carrying cost per unit per annum. So that is cost per unit of raw material into 20 percentage per annum. So ये हो गया 20 into 20, यानी कि 4 rupees per unit per annum, 4 rupees per unit per annum. 2 into 5000 into 16 divided by 4, जो भी आएगा 40,000 आ रहा है उसको अंडर रूट करेंगे, ये आ गया 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स। Therefore total ordering cost, फॉर्मूला लिखेंगे A by OQ into O is equal to 5000 divided by 200 into ordering cost 16. ₹400। टोटल कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूले आपको फिलहाल याद नहीं हुए होंगे, मैं अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि आपको याद हो गए हैं। ठीक है, अभी देख देख करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सो OQ है 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 4, ये भी आएगा 400। और आपका परचेज कॉस्ट कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। साल भर में आप 5000 यूनिट्स खरीदते हैं, क्या भाव पे खरीदते हैं, 20 रुपीज पर यूनिट पे, तो आपका खर्चा लगता है 1,00,000 रुपए रॉ मटेरियल को खरीदने का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 1,08,000 रुपीज। फिर से समझ लीजिए, कोई भी चीज खरीदेंगे साल भर का जो खर्चा है तो वो कैसे आएगा, साल भर का खर्चा है कि वही 5000 यूनिट खरीद करके लेके आए और 20-20 रुपया करके कैलकुलेट किए। क्लियर? जिनका 200 आ रहा है या कुछ भी अलग वैल्यू आ रहा है, एक बार वापस अपनी कैलकुलेशन चेक करो भाई, अपना तो आंसर मैच कर गया बुक से, आंसर बुक से मैच कर गया मतलब अपने तो सही है। प्लीज चेक करो अपना अपना आंसर, कोई भी गलती है तो उसको सुधारिए प्लीज। सारे के सारे वर्किंग्स आपके सामने। क्लियर हो गया? ठीक है, डन, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था A बाई ओ क्यू इंटू ओ। ए था 5000, OQ आया था 200, हमने खुद कैलकुलेट किया ना। अच्छा, वैसे वैसे यहाँ पे इस सवाल में आप जहां जहां OQ वर्ड यूज किए वहां आप EOQ भी यूज कर सकते थे, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो EOQ के लिए ही कर रहे हो। सो देर इज नो हार्म इन यूजिंग द टर्म्स EOQ। बट मैं ऐसे अलग अलग नहीं करता, मैं एक ही फॉर्मूला याद करता हूं जिसमें आता है OQ, इससे दोनों ही काम बन जाता अपना, EOQ वाला भी बन जाएगा, नॉन EOQ भी बन जाएगा। ओके, बच्चे बोल रहे हैं यहां तक डन है। सो A नंबर इज डन कंप्लीटली, वापस B नंबर करना है। B नंबर के लिए लिखिए EOQ इज इक्वल टू, अब की बार वापस लिखने की जरूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्व कर देंगे। सो 2 इंटू 5000
इंटू ओ, ओ का वैल्यू क्या होगा, ओ तो वही है भैया 16 रुपए करके, लेकिन अब की बार सी की वैल्यू बदलेगी। याद रखिए इससे पहले हमने सी कैसे कैलकुलेट किया था, कॉस्ट पर यूनिट इंटू 20%, करेक्ट। तो कॉस्ट पर यूनिट तो अब बदल गया, कॉस्ट पर यूनिट हो गया 12.80। तो 12.80 का 20% कितना होता है, 2.56। यानी जहां पे पहले सी का वैल्यू था 4, वो अब हो रहा है 2.56। यार है 250 यूनिट्स, यार है 250 यूनिट्स। सो ईओक्यू रिवाइज हो गया 250 यूनिट्स। फिर से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए बाई ओ क्यू इंटू ओ। सो ए अभी भी 5000 है, ओ क्यू बदल गया है, ओ क्यू हो गया 250, ओ भी सेम है 16 रुपए करके। रुपीज 320। टोटल कैरिंग कॉस्ट इज ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सो 250 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.56। गलत मत करना, पहले 4 था, अब 4 नहीं है, अब है 2.56। सो 250 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.56, ये भी 320। ये अगर कुछ और आता तो हम गलत ही होते, क्योंकि ईओक्यू पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम आना चाहिए। तो आ गया तो अच्छी बात है ना, क्या खराब है। आपका परचेज कॉस्ट बहुत बदल जाएगा, क्योंकि आप 5000 केजी या यूनिट्स जो भी आप परचेज कर रहे थे, अब वो आप परचेज कर रहे हो 12.8 के भाव पे। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू चेंज। सिर्फ 64,000 हो गया। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, total variable cost is 64,640। क्वेश्चन की लाइन में लिखा हुआ है इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज टेकन, यानी ये खुद बोल रहा है कि जो प्राइस हम बता रहे हैं आपको 12.8 वो एक इनकरेक्ट प्राइस है, लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं कि भाई प्राइस इनकरेक्ट है लेकिन फिर भी तुम इस पे भी बता दो हमको। ठीक है भाई, बता देंगे। अब हमारे हाथ में देखो, सीधी सी बात है, आपको कोई काम करना आ जाए ना तो दुनिया एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, आपको ड्राइविंग आ गई, घर के सब लोग बोलेंगे हमको इधर छोड़ो, हमको उधर छोड़ो। दैट इज द ट्रूथ माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अब आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना आ गया, मजा ले रहा आपका, बोल रहा है पहले तो 20 पे करके दिखा दे, सॉरी कितने, हाँ 20 पे, पहले 20 पे करके दिखा दे, फिर बोलता है अच्छा एक काम कर, गलत तो है ये प्राइस लेकिन इस पे भी करके दिखा दे। ठीक है भाई, कर देते हैं। रिजल्ट आया 64,640। दिस इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑप्शन नंबर बी इन दिस क्वेश्चन। क्लियर क्या, डन, इज इट इजी, क्या ये आसान है। यहां तक भैया क्लियर है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जब हम करेंगे वो सबसे ज्यादा आपके थॉट प्रोसेस को क्लियर करेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में लड़ाई होने वाली है बिटवीन फॉलोइंग ईओक्यू एंड फॉलोइंग अवर हर्ट। तो मेरी बात सुनो भाई, ईओक्यू तो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है, आप सिस्टम के अनुसार जाओगे, सबसे कम खर्चा हमेशा ईओक्यू में आएगा। ये बात गांठ बांध लो, गांठ बांध लो इस बात को कि ईओक्यू से जो कैलकुलेशन आएगा वो सबसे सस्ता आएगा। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो इसको चैलेंज तो करेंगे ही। ये अलग बात है कि हम चैलेंज करके मैथमेटिक्स के आगे जीत नहीं सकते, हम हारेंगे हर बार, लेकिन चैलेंज करने में जाता क्या है। सो लेट्स चैलेंज इट। क्वेश्चन नंबर 5 में वही चैलेंज है, चैलेंज क्या है मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोल रहा है कि अनिल एंड कंपनी है, ठीक है, अनिल कपूर
हाँ जी, अनिल एंड कंपनी है और एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट की। सो 36,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब है ये ए की वैल्यू हमको दे दिया गया है। ये बाई करता है 6 इंस्टॉलमेंट में, यानी जिद्दी इंसान है। जिद्दी इंसान है, ये 36,000 यूनिट 6 बार में मंगवाता है, यानी कि हर बार ये 6,000 यूनिट्स मंगवाता है। क्लियर? तो ये हर बार मंगवा रहा है 6,000 यूनिट्स। अब 6,000 यूनिट्स मंगवा रहा है, इसके हर एक यूनिट का खर्चा पड़ रहा है इसको 1 रुपया करके, चलो वो समझ में आता है। तो वो तो 36,000 यूनिट्स मंगवा रहा है ना, 1-1 रुपया करके ये देता रहेगा। इसके अलावा इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है 25 रुपए करके। अगले ने बोला कि हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% है ऑफ यूनिट वैल्यू। अब आपको समझ में आ रहा है ये यूनिट वैल्यू क्यों दिया था, क्यों बता रहा है आपको? देख भाई, मेरा जो एक एक यूनिट आता है ना वो 1 रुपए का आता है। अरे वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी होता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू व्हाटएवर परसेंटेज इज शेयर्ड विथ यू। सो यहाँ पे परसेंटेज है 20, हमने ले लिया 20। आपको बोलता है टोटल एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करो अंडर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, और बताओ आपका कितना पैसा बच सकता है अगर आप ईओक्यू फॉलो करो तो भाई ये तो ढीठ आदमी है, ये तो ईओक्यू की बात ही नहीं किया, ये तो बोला हम मंगाएंगे 6 इंस्टॉलमेंट में। तो भाई ये है स्टबर्न आदमी। हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तेरे को हो रहा है बढ़िया सा नुकसान। कैसे प्रूव करें? सीधा हिसाब, उसको टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा दो कि देख भाई तेरा ऑर्डरिंग और कैरिंग का खर्चा आता है इतना, पर अगर तुम हमारे दिए हुए ईओक्यू के इनपुट पे काम करो तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा। खर्चा कम हो जाएगा यानी कि सेविंग्स होगा। तो अगर हम उसको सेविंग्स की बात समझा पाए तो अच्छी बात, वही हमको समझाना है इस सवाल में। तो आ जाइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले when OQ is equal to 6,000 यूनिट्स। भैया ये कैसे पता चला 6,000 है? अरे इतना सिंपल कैलकुलेशन पूछ रहे हो, 36,000 साल का। अरे नहीं नहीं, कर लो कैलकुलेटर पे कर लो। 36,000 साल भर का 6 बार में मंगाओगे, हर बार कितना मंगा रहे हो? कैलकुलेटर पे सिखाऊं, 36,000 को डिवाइड करो 6 से, ठीक है? 6,000 आ गया, आ गया, यही आपकी ऑर्डर क्वांटिटी। क्लियर? चलो ठीक है, ओके भैया, ऑर्डर क्वांटिटी आ गया 6,000। अब क्या? देयरफॉर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 6 है और कॉस्ट पर ऑर्डर है 25 रुपए करके, तो ये आ गया 150 का खर्चा। एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। यहां पे ऑर्डर क्वांटिटी है 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सी की वैल्यू कैसे आएगी समझिए, आपका एक एक यूनिट 1 रुपए का है और परसेंटेज दी हुई है 20%, तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 0.2। तो ये आने वाला है 6,000 बाई 2 इंटू 0.2, रिजल्ट आएगा 600। Therefore टोटल कॉस्ट, इसमें आप देख रहे हैं मैंने परचेस कॉस्ट का नाम नहीं लिया। परचेस कॉस्ट यहां पे इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि परचेस कॉस्ट ना दोनों केस में सेम आने वाला है। आप 6,000 करके मंगाओ या फिर ईओक्यू करके मंगाओ, आपका परचेस कॉस्ट डिफरेंट नहीं आएगा। जो डिफरेंट नहीं आएगा उसके बारे में बात ही क्यों करना है? तो यहां पे हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 750। अब शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्यों मैंने परचेस कॉस्ट के ऊपर ना एक एस्ट्रिक लगवाया था। वो एस्ट्रिक का मतलब यही था, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, दैट डिपेंड्स कि उसकी जरूरत है या नहीं।
जैसे इससे पिछले वाले सवाल में परचेज कॉस्ट इसलिए आ रहा था क्योंकि प्राइस बदल रहा था, so the price was changing, obviously your purchase cost was also changing, but here it will not change, so no need. So total cost आया 750. नेक्स्ट है व्हेन OQ इज इक्वल टू EOQ. जब OQ EOQ एक हो जाए तब क्या होगा? तो सबसे पहले हम EOQ कैलकुलेट करेंगे. EOQ होता है 2AO by C. EOQ इज अंडर रूट ऑफ 2AO by C. तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, हमको साल भर में 36,000 यूनिट्स चाहिए. O की वैल्यू है कितनी? 25 रुपए करके, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 20%. ये आ रहा है 3000 यूनिट्स. सो हमारा EOQ आया 3000 यूनिट्स. यानी जहां पहले हम जिद कर रहे थे 6000 मंगाएंगे, 6000 मंगाएंगे, 6000 मंगाएंगे, EOQ कहता है आधा कर लो, 6 की जगह कितना मंगाओ? 3000 मंगाओ. जाहिर सी बात है हमें अपनी बात को प्रूव करना पड़ेगा. विल हैव टू प्रूव दैट वी आर राइट. कैसे प्रूव होगा? कॉस्ट कैलकुलेट करो. Therefore total ordering cost फॉर्मूला होता है A बाई EOQ. यहां EOQ लिख सकता हूं, पता है ना, क्योंकि हम EOQ पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनटू O. सो 36,000 मंगा रहे हो टोटल, 3,000 करके मंगा रहे हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 12. एक एक ऑर्डर 25 रुपए का, तो ये आ रहा है 300 रुपए. एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी. EOQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी. सो EOQ है हमारा 3,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी. सी आया था 0.20, तो ये भी आ रहा है 300 रुपए. यहां पे टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 600. हमारा कमेंट क्या जाएगा? हमारा कमेंट जाएगा इफ EOQ इज फॉलोड, total cost can be reduced. Total cost can be reduced by rupees 150. पहले जहां 750 लग रहा था वहां 600 में काम हो जाएगा. If EOQ is followed, total cost can be reduced by rupees 150. क्या बोलते जनता लोग, समझ में आया या नहीं? ये सवाल अपने आप में आपको समझाने में बहुत बढ़िया मदद करता है कि EOQ क्या कमाल कर सकता है. EOQ ये कमाल कर सकता है कि ये आपके खर्चे बचा सकता है. जहां आपकी जिद, जिसमें आप जिद किए नहीं मैं तो एक बार में छह बार में मंगा लूंगा और एक बार में 6,000 मंगाऊंगा, कर लो जिद. क्या प्राप्त हुआ? 750 रुपए का खर्चा, 750 आपका टोटल कॉस्ट आया. बट वहीं पे अगर आप सिस्टमैटिक वे में काम करो, EOQ कैलकुलेट करो और 3,000 kg या 3,000 यूनिट एक बार में मंगाओ, तो वैसे में सिर्फ 600 रुपए में आपका काम खत्म, और 600 रुपए में काम खत्म तो 150 रुपए की बचत. अब कई बच्चे बोलेंगे है 150 रुपए के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत हो गया. अरे भाई परसेंटेज चेंज देखो, 600 रुपए में 150 रुपए का फर्क आया है, या 750 पे 150 का फर्क आया है. दिस इज ह्यूज, गजब की सेविंग है. EOQ में जाओगे तो 15-20% का खर्चे का फर्क आ जाएगा. तो अब ये आप देख लो कम है कि ज्यादा.
बोलो बच्चा लोग। सर कभी कभी सप्लायर डिस्काउंट भी देता है, उसको कंसिडर करेंगे या नहीं? गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वाले सवाल में वैसे दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो उसमें डिस्काउंट की बातें होने लग रही हैं, बट ये सब हम रखेंगे रिजर्व फॉर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आपको होमवर्क क्या क्या मिलेंगे वो आप नोट कर लो। क्या भैया क्लास इतनी ही क्या? हाँ जी, आज के लिए इतनी ही। आज आपका होमवर्क जा रहा है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बनाना है बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 13 छोटे छोटे सवाल हैं, 2-2 मिनट के सवाल हैं। बस डन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 ये दो आपको होमवर्क बनाने हैं, और बाद बाकी क्लास आज जो भी पढ़ा आपने ईओक्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में, उस कॉन्सेप्ट को एक बार, बस एक बार इसके बारे में सोचना है। घर पे थोड़ा सा सोच के आइएगा। ईओक्यू विल स्टिल कंटिन्यू। अभी ईओक्यू में बहुत कुछ सवाल बनाने बाकी हैं। सीखना तो देखो हो गया हमारा काम, लेकिन सवाल बहुत बनाने हैं। तो कल की क्लास में ईओक्यू जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाला है, इसलिए आज गुजारिश है थोड़े से 5 मिनट बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, और 5-7 मिनट में होमवर्क कर लीजिएगा। बस 10-15 मिनट दीजिए आज की क्लास का रिकैप करने के लिए खुद को। बात बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा और इंसाइटफुल लगा होगा आपको ये सारा ज्ञानबाजी। कहा मैंने एक प्रैक्टिकल टॉपिक को थियोरेटिकली शुरुआत किया कि देखो हम एक परेशानी में फंस गए हैं कि ज्यादा ऑर्डर करें कि कम, फिर उसकी कहानी को मैथमेटिकली एक फॉर्मूले पे ला करके रखा। अगर आपको ये अंदाज समझ में आया, ये मजा आया पढ़ाई करके, तो यस इसी तरह की पढ़ाई आगे भी होती रहेगी, और हाँ इस तरह ही हम बाकी सारी चीजें भी सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो हम वैसे यही ईओक्यू भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पर अगर समय मिल गया ना तो हम स्टॉक लेवल्स की चर्चा शुरू करेंगे। एंड माय गॉड, उस पे मेरे पास जो एग्जांपल है ना, वो पता नहीं मैं यूट्यूब पे प्रेजेंट कैसे करूंगा, अगर ये क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी तो। लेकिन हाँ वो बहुत धमाकेदार एग्जांपल है। तो एनीवेज उसके बारे में चर्चा कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एनी डाउट्स राइट डाउन इन द कमेंट्स। मजा आया बहुत, थैंक यू सो मच संस्कृति। आई होप बाकियों को भी मजा आया होगा। बढ़िया, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। कल वापस इसी टाइम पे मिलेंगे 8 AM। कोई 2-4 मिनट मैं लेट हो रहा हूँ फिलहाल, सुबह सुबह यार मतलब बहुत काम रह जाता है, बट ठीक है, वापस कल 8 AM वी आर मीटिंग अगेन। एंड यस फिर से एकदम मस्त पढ़ाई करेंगे। चलो अभी के लिए